मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तैयारी हो रही है बढ़िया से? आपको पहले दिन ही साइंस का एग्ज़ाम है आप लोगों का, और वीडियो बनाने का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से संबंधित उसे आप लोगों को बताएं। और सबसे पहले हम कुछ समझाना चाहेंगे आप लोगों को कि जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे जाएं तो सबसे पहले आप अपने को कंसंट्रेट करने का प्रयास करें, कोशिश करें, यानी एकाग्रचित होने का कोशिश करें। और जो भी विषय वस्तु आप याद करके गए हैं उसको दिमाग में लाने का, एक बार याद करने का कोशिश करें। उससे क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन मिलेगा, आप लोगों को होता क्या, साई को क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन मिलता है तो सारा भूल पड़ा जाता है, याद नहीं आता। लेकिन जब वहीं आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, बैठेंगे, 5 मिनट समय देंगे, अपने को कंसंट्रेट करेंगे कि हमने क्या क्या याद किया है, उसको जब आप याद करोगे कि हमने क्या क्या याद किया है, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपके दिमाग में जो भी आप याद किए हैं वो सारी चीज़ें आपको एकदम झलकते हुए दिखाई देंगी। और जब क्वेश्चन मिलेगा तो भूलने वाली बात नहीं रहेगी, तुरंत आप उसका आंसर देना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ कि आप कैसे हूँ लिख दें, ये अच्छी बात नहीं है। जब भी आंसर देने का कोशिश करें, आंसर दें, तब आप उसको एकदम जिस तरह से आप फेयर में लिखते हैं उस तरह से एकदम अक्षर बैठा करके लिखिए, ताकि जो एग्जामिनर है वो जब कॉपी सही करने जाए तो एकदम आपका आंसर क्या हो जाए, झलक जाए, एक ही नज़र में उसको आंसर उसको दिखाई दे दे। उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव, उस समय पॉजिटिविटी क्रिएट होगी उसके दिमाग में, और नेगेटिव वाली बात नहीं आएगी, जिससे आपका मार्क्स जो है वो आपका बढ़ सकता है। तो इन सब बातों को आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, जो बताया जा रहा है उसको आप थोड़ा सा उसको फॉलो करेंगे उस दिन, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हो उसको पूरा लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ने का, जो क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते हैं कि नहीं आया, कोशिश कीजिए लिखने का, और हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कीजिए। ओके, तो आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं केमिस्ट्री से संबंधित आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन को हम पुटअप करने जा रहे हैं वीडियो के थ्रू। और इसको एक बार जरूर इसको रिवाइज कर लीजिए, ओके। और दूसरी चीज़ कि जो भी बताया जा रहा है वो सभी आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है या है, कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, ठीक है। और इसको फॉलो करते हुए वीडियो को पूरा देखिए, और हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज हम लेके चलेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपका इम्पोर्टेंस रखता है एग्जाम को लेकर के, ठीक है। और उस सारे आपका टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपका रिवीजन जो है वो 100% हो सके, ओके। तो आज हम लोग पहला जो वीडियो आज हम लोग बना दे रहे हैं उसमें आप लोगों का पहला चैप्टर से हम वो कुछ वीडियो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम पुटअप कर रहे हैं, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संतुलित समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपको भी मालूम है कि समीकरण जब हम लोग लिखते हैं और उसको जब बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, तो संतुलित करने का कारण क्या होता है। आप लोग
द्रव्यमान संरक्षण नियम आप लोग जानते हो कि किसी भी सिस्टम में अगर भौतिक या रासायनिक चेंजेज होते हैं तो द्रव्यमान का नाश नहीं होता, ठीक है। नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न तो नाश किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। मतलब कि जितना आप द्रव्यमान अभिकारक का लेंगे उतना ही द्रव्यमान आपका प्रतिफल का मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि संतुलित समीकरण किसको कहेंगे। संतुलित समीकरण उसको कहा जाता है कि जिसमें बाएं साइड जो अभिकारक होते हैं और दाएं साइड जो प्रतिफल होते हैं वो दाएं साइड और बाएं साइड यानी अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या जब बराबर होगी, यानी दाएं साइड और बाएं साइड जब परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तब उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी वैसे समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। हमने क्या बोला कि वैसे समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी अभिकारक के तरफ और प्रतिफल के तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ओके। अब क्यों हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसीलिए अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान को समान करने के लिए यानी बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ओके। क्वेश्चन समझ में आ गया आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखें जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। एक क्वेश्चन आपका कई तरह से पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसमें से कोई दे देगा क्वेश्चन। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होता है, तो कौन सी अभिक्रिया से बिलोंग करता है, तो क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया। सभी वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि प्रकाश द्वारा अपघटन अभिक्रिया इनमें से कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखें जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। यानी ऊष्मा में अगर देखें, ऊष्मा द्वारा अगर अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया हो रही है तो सबसे अच्छा उदाहरण आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कीजिए। जब गर्म कीजिएगा, ऊष्मा दीजिएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, टूटेगा, अपघटित होगा और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्रदान करेगा। जबकि प्रकाश द्वारा AgCl को हम लोग Ag में और Cl2 में अपघटित कर सकते हैं। उसी तरह से विद्युत का लें तो H2O है, अगर विद्युत धारा अगर उसमें प्रवाहित करें तो आपका एनोड पर आपका हाइड्रोजन और कैथोड पर आपका क्या, कैथोड पर आपका हाइड्रोजन और एनोड पर आपका ऑक्सीजन क्या होगा, प्राप्त होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर। इन अभिक्रियाओं के लिए उदाहरण दें। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है और अलग अलग भी दे सकता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है उसको उदाहरण द्वारा समझाएं, या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है उदाहरण द्वारा समझाएं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से हम लोग 2 तरह का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। जैसे विस्थापन में क्या होता है, हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा, जब क्लास चल रहा था उसमें क्या पढ़े थे कि कोई यौगिक है, किसी तत्व का यौगिक है और लेस रिएक्टिव है, उससे उच्च रिएक्टिव मेटल को अगर उसके सॉल्यूशन में डाल दें
तो मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा, मोर यानी उच्च क्रियाशील जो तत्व होगा, वो निम्न क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस धातु को क्या करेगा, निकाल देगा। यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को निकालेगा और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो सॉल्यूशन में अपना स्थान ले लेता है। ये ना जानते हैं हम लोग। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर स्वयं अपना स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं Fe प्लस CuSO4, क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस Cu मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, यानी द्विविस्थापन का मतलब क्या होगा कि दो आयनों का क्या हो रहा है, विस्थापन होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, इसका आयन उसके साथ, उसका आयन इसके साथ। यानी दो यौगिक है और उन दो यौगिकों का जो आयन है वो क्या होगा, एक दूसरे से क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, यानी जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, क्या मिलेगा, इसका सोडियम के साथ जो सल्फेट आयन है वो चला जाएगा, बेरियम के साथ, क्लोराइड के साथ जो क्लोराइड आयन होगा वो चला जाएगा सोडियम के साथ। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl आपको प्राप्त होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदासीनीकरण अभिक्रिया जनरली किसके बीच होती है, यह जानना जरूरी है। उदासीनीकरण अभिक्रिया मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं, अम्ल और क्षार के बीच होती है। तो अम्ल का हाइड्रोजन आयन और क्षार का OH आयन आपस में क्या करते हैं, संयोग करके जल के अणु बनाते हैं। और उसके दौरान क्या होता है कि अम्ल का जब हाइड्रोजन आयन निकल गया, क्षार का OH आयन निकल गया, तो क्षार या अम्ल का कोई नेचर रहा नहीं रहा, वो क्या होता है, हो जाता है एक उदासीन पदार्थ बना देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है, तब अम्ल का हाइड्रोजन आयन और क्षार का OH आयन आपस में संयोग करके जल का अणु बनाते हैं, जिससे अम्ल और क्षार दोनों उदासीन हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्या हमने बोला कि जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है, तो अम्ल का हाइड्रोजन आयन और क्षार का OH आयन आपस में संयोग करके जल के अणु बनाते हैं, जिससे अम्ल और क्षार क्या हो जाता है, उदासीन बन जाता है और क्या बना लेता है, लवण बनाता है। ठीक है ना। जो उदासीन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लवण के रूप में होता है और जल के रूप में। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जिसे HCl का लें तो HCl में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन है, और NaOH है जो कि क्षार है, इसमें क्या है, सोडियम आयन और OH आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है। तो होगा क्या है कि जब अभिक्रिया होगा तो अम्ल का हाइड्रोजन आयन और क्षार का OH आयन आपस में क्या करेगा, संयोग कर लेगा और क्या बना लेगा, जल का अणु बना लेगा। हाइड्रोजन आयन और OH आयन जल का अणु बना लिया और उदासीन रूप प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिल गया, H2O मिल गया। ठीक है। तो ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। क्या होता है जब मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो आपको बताया भी गया होगा कि जब मैग्नीशियम को क्या करते हैं, वायु के उपस्थिति में गर्म जलाते हैं, तो क्या होता है, व्हाइट लाइट के साथ, श्वेत प्रकाश के साथ वो क्या होता है, चमक पैदा करता है, लाइट देता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है।
यानी मैग्नीशियम फीते को वायु के उपस्थिति में जलाने पर यह श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनाता है। जैसे हम लोग रिएक्शन इसका देख सकते हैं 2Mg + O2 2MgO। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन अभिक्रिया शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, जिसमें ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। ओके, तो यहाँ पर श्वसन, चूंकि हम लोग भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, टूटता है। किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। और वही ग्लूकोज जब हमारे टिश्यू के द्वारा, सेल्स के द्वारा उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, तब वहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। चूंकि इस प्रोसेस में आपका एनर्जी क्या होता है, मुक्त होता है, निकलता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन क्या है, श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। जब हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, तब यह कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है और यह ग्लूकोज ऑक्सीजन से संजोग कर ऊर्जा प्रदान करती है। चूंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, CO2 और H2O में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संक्षारण। संक्षारण क्या है कि क्या होता है, जैसे लोहा को एक्सपोज कर दिया जाए यानी बाहर रख दिया जाए, तो नमी से हवा के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है और उसके सतह पर क्या होता है, भूरे रंग का एक अनवांटेड पदार्थ क्या होता है, चढ़ता जाता है, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी धातु जब हवा की उपस्थिति में नमी के साथ या किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, उसके सतह पर होता है, तब क्या होता है, अवांछनीय पदार्थ क्या होते हैं, बनते हैं, और जिसे हम लोग रस्ट के रूप में कह सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है, यानी संक्षारण क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु जो होते हैं वो वायु, नमी, अम्ल के से भी अभिक्रिया करके क्या करेगा, एक अवांछनीय पदार्थ बनाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण जो है वो एक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि संक्षारण एक प्रक्रिया है, रिडॉक्स, ऑक्सीकरण, अवकरण, दोनों में से या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो अवक्षेपण में क्या होता है कि जब यह भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। तो होता क्या है कि जब आयनों का आदान प्रदान होता है, तो कोई एक जो प्रोडक्ट होता है वो विलयन में क्या होता है, अघुलनशील होता है। और अघुलनशील होने का मतलब वो विलयन में नहीं रह करके वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है अघुलनशील के पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो जो पदार्थ अघुलनशील के रूप में क्या होता है, बैठ जाता है बिंदी में, विलयन में नहीं रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप कहा जाता है। उस पदार्थ का क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, और जब इस तरह का प्रोडक्ट अगर बनता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 और NaCl जलीय विलयन में और अभिक्रिया कराए तो AgCl का श्वेत अवक्षेप जो है दही की तरह क्या होगा, पेंदी में जाके बैठ जाएगा और विलयन के रूप में आपका सोडियम नाइट्रेट का विलयन रहेगा। और पेंदी में क्या रहेगा, AgCl।
चूंकि अवक्षेप बनता है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें तथा बताएं कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप भी जानते हैं कि जिंक आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, उच्च क्रियाशील तत्व है, और कॉपर जो है वो क्या है, निम्न क्रियाशील है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का अपना विलयन है जिसमें जिंक को अगर डालेंगे तो जिंक उच्च रिएक्टिव होने के कारण, उच्च क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उससे क्या करेगा, बाहर कर देगा और अपना विलयन बना लेगा। तो जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को क्या करेगा, बाहर कर देगा। यानी जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग जिंक सल्फेट बनने के कारण क्या होता है, रंगहीन हो जाता है। और यानी Zn जो है उसको कॉपर सल्फेट विलयन में डाला गया तो ZnSO4 बना और कॉपर अलग हो गया विलयन से। और यह किस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है यह रिएक्शन, तो यह आपका एग्जाम्पल हो सकता है विस्थापन अभिक्रिया का। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिसमें वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि वैसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण यानी उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ संपादित होती हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। यानी वैसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2 क्या बना, कॉपर और H2O बन गया। यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का निकलना क्या, ऑक्सीकरण, और H2 से क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण, या आपका उपचयन हो गया, उपचयन हो गया, या आपका अपचयन हो गया। यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या, अपचयन, और ऑक्सीजन का जोड़ना क्या, उपचयन हो गया। तो इस तरह से इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के रूप में लेंगे। विकृत गंधिता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई खाना बनता है, भोजन बनता है और उसको 2 घंटे 4 घंटे के बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। उसका स्वाद, जो एक गर्म खाना का जो स्वाद होता है वो नहीं रहता है। ठीक है ना, तो कारण क्या है कि ऑक्सीकरण यानी पदार्थ का क्या होना, ऑक्सीडाइज होना। जैसे ऑक्सीडाइज होगा वो पदार्थ क्या होगा, विकृत हो जाएगा। उसका स्वाद हो या उसका गंध हो, वो आपका मूल आपका स्वाद या गंध नहीं रह जाता है। ठीक है, और ऑक्सीकरण चूंकि क्या है, एक क्षयकारी प्रक्रिया है। यानी क्षयकारी मतलब क्या, विनाशकारी प्रक्रिया है। तो कोई भी पदार्थ होगा जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या होना है, वो अपने वास्तविक स्थिति में नहीं रहेगा। गंधिता क्या है, तो हमने क्या बोला है कि जब वसा तथा तेल से बने पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता में होती क्या है कि कोई भी भोजन हो जब बनता है तो गरम गरम जब रहता है तो उसका स्वाद कुछ अलग रहता है, गंध कुछ अलग रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें गंध और स्वाद में अंतर हो जाएगा। कारण क्या है कि उसका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण क्या है, एक क्षयकारी प्रक्रिया है और यानी विनाशकारी प्रक्रिया है। यानी जब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तब वहाँ पर उसका मूल जो स्वाद है या उसका जो गंध है वो गंध नहीं रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को